क्या पूरी ग्लोबल इकॉनमी आज रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी की दहलीज पर खड़ी है और दुनिया भर की सरकारें इसे रोकने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का सहारा ले रही हैं? क्या दुनिया की इकॉनमी सचमुच वैसे ग्रो कर रही है जैसे कि सरकारी दावों में बताया जा रहा है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक डेट और फिस्कल स्टिमुलस से उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जा रहा है? अगर इंडिया सहित दुनिया के मेजर इकोनॉमीज का गवर्नमेंट स्पेंडिंग हटा दें तो क्या अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाएगी? और क्या होगा उस दिन जब बढ़ते वित्तीय घाटा की वजह से सरकारें खर्च करना कम कर दें? आज की ग्लोबल इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग असाधारण रूप से महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? ये सवाल आज इसलिए भी उठ रहा है कि जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें मेजर शेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का है और प्राइवेट एक्सपेंडिचर लगातार घट रहा है। हर तरफ जॉब्स कम हो रही है, इनकम कम हो रही है और कंजम्पशन घटती जा रही है। तो क्या देशों की प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है और पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी ने इसे बैलेंस कर रखा है? और क्या ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या लगातार कम हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब्स के बीच आने वाले दिनों में देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल वेलफेयर के भरोसे ही चलेगी? सोच कर देखिए, यह सवाल आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप एक ऐसी इकोनॉमी में रहना पसंद करेंगे जहां आपकी कमाई खुद की मेहनत से ज्यादा सरकार की चैरिटी पर निर्भर हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए, एक आदमी है राहुल। राहुल किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। पिछले 2 साल से उसकी सैलरी लगभग वही है। प्रमोशन टल रहा है, कंपनी हायरिंग रोक चुकी है, उसकी टीम में खाली हुई पोजीशन दोबारा भरी नहीं जा रही। अब 3 लोगों का काम 2 लोग कर रहे हैं। घर की ईएमआई बढ़ी हुई है, बच्चे की स्कूल फीस बढ़ी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया, ग्रोसरीज महंगी हैं। लेकिन हर सुबह अखबार राहुल को बताता है इकॉनमी रेजिलिएंट है, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ खर्च कर रही है, डिफेंस प्रोडक्शन देश में बढ़ रहा है, एआई इन्वेस्टमेंट बूम चल रहा है। अब राहुल अपने बैंक अकाउंट को देखता है और पूछता है, अगर इकॉनमी इतनी मजबूत है तो मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही? मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? कंपनीज हायरिंग क्यों नहीं कर रही? कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पर क्यों जी रहे हैं? स्मॉल बिजनेसेस परेशान क्यों हैं? और दुनिया भर की सरकारें लगातार डेफिसिट में खर्च क्यों कर रही है? या एक अनकंफर्टेबल सच ये है कि दुनिया पहले से ही एक हिडन प्राइवेट सेक्टर रिसेशन में है, जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने जीडीपी के पर्दे के पीछे छिपा रखा है। आज हम इसी सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। जल्दी से इसे लाइक, हाइप और शेयर करें। चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब आज का सबसे प्रोवोकेटिव सवाल, क्या दुनिया अभी भी रिसेशन में है? सबसे पहले फैक्चुअल आंसर, नहीं। जुलाई 2026 तक पूरी दुनिया को ऑफिशियल ग्लोबल रिसेशन में कहना सही नहीं होगा। ग्लोबल रिसेशन की कोई एक यूनिवर्सली बाइंडिंग डेफिनेशन नहीं होती है। वर्ल्ड बैंक के एनालिटिकल फ्रेमवर्क में ग्लोबल रिसेशन का महत्वपूर्ण संकेत एनुअल ग्लोबल रियल जीडीपी पर कैपिटा का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके साथ ट्रेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल फ्लो जैसी गतिविधियों में ब्रॉड सिंक्रोनाइज्ड वीकनेस दिखाई देती है। आईएमएफ जुलाई 2026 के अपने लेटेस्ट अपडेट में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए 2026 में लगभग 3% और 2027 में 3.4% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का जून 2026 एस्टिमेट ज्यादा कमजोर है। ये 2026 में लगभग 2.5% ग्लोबल ग्रोथ दिखता है। दोनों फोरकास्ट कमजोर और असमान ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन आउटराइट ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं है। इसलिए टेक्निकल आंसर है, वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीडीपी का पॉजिटिव होना और आम आदमी की इकोनॉमी का हेल्दी होना एक ही बात नहीं है। मान लीजिए किसी देश की पॉपुलेशन 2% बढ़ रही है और जीडीपी
2.5% बढ़ रही है। हेडलाइन तो कहेगी इकोनॉमी ग्रू बाई 2.5%, लेकिन पर कैपिटा बेसिस पर एवरेज इंप्रूवमेंट केवल लगभग 0.5% होगा। और अगर उस ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा टॉप कंपनीज, असेट ओनर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर के पास चला गया तो मीडियन हाउस होल्ड की जिंदगी में ग्रोथ दिखाई भी नहीं देगी। इसलिए आज रिसेशन का सवाल केवल ये नहीं है जीडीपी निगेटिव है या पॉजिटिव। असली सवाल है क्या प्राइवेट इनकम बढ़ रही है, क्या प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या अच्छे रोजगार बन रहे हैं, क्या रियल कंजम्पशन बढ़ रही है और क्या ग्रोथ गवर्नमेंट बोरोइंग के बिना टिक सकती है। जीडीपी की वो इक्वेशन भी आपको समझना जरूरी है जो सिर्फ आधी कहानी बताती है और आधी कहानी छिपा लेती है। इकोनॉमिक्स की बेसिक इक्वेशन है जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब किसी इकोनॉमी में हाउस होल्ड क्या खरीद रहे हैं, बिजनेस कितना निवेश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का नेट बैलेंस क्या है। इन सब को जोड़कर जीडीपी बनती है। आईएमएफ के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी प्राइवेट डिमांड, पब्लिक डिमांड और नेट एक्सपोर्ट्स को आउटपुट के प्रमुख एक्सपेंडिचर कंपोनेंट के रूप में देखा जाता है। अब सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स वाला आसान कैलकुलेशन कहेगा जीडीपी में से गवर्नमेंट स्पेंडिंग घटा दीजिए और पता चल जाएगा कि असली इकोनॉमी रिसेशन में है या नहीं। लेकिन यह कैलकुलेशन टेक्निकली गलत होगा क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग केवल जीडीपी की एक अलग लाइन नहीं है। गवर्नमेंट रोड बनाती है तो कॉन्ट्रैक्टर को रेवेन्यू मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर को सैलरी देता है, मजदूर मार्केट में सामान खरीदता है, सीमेंट कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है, ट्रक ऑपरेटर को भी बिजनेस मिलता है, बैंक लोन देता है, लैंड के आसपास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन, हेल्थ केयर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट या फूड सब्सिडी देती है तो वो हाउस होल्ड कंजम्पशन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इकोनॉमी से ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे पिज्जा में से एक टॉपिंग हटा दी। अगर गवर्नमेंट खर्च अचानक हटेगा तो केवल स्पेंडिंग का एक एस लेटर कम नहीं होगा, इसके साथ कंजम्पशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी गिर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा सवाल भी लेजिटिमेट है, क्या सरकार का खर्च प्राइवेट इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है या केवल उसकी कमजोरी को टेम्पररी छिपा रहा है। यही मेरी इस वीडियो का असली सवाल है। सरकारें इतना खर्च क्यों कर रही है? आज की ग्लोबल इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग असाधारण रूप से महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? पहला कारण महामारी के बाद का फिस्कल स्ट्रक्चर। कोविड के दौरान गवर्नमेंट्स ने हाउस होल्ड्स, हॉस्पिटल्स, कंपनीज और लेबर मार्केट्स को बचाने के लिए बड़े फिस्कल पैकेजेस दिए। बहुत सी इमरजेंसी स्कीम्स खत्म हो गई, लेकिन स्पेंडिंग का बेसलाइन पूरी तरह वापस नहीं आया। दूसरा कारण एजिंग पॉपुलेशन। डेवलप्ड इकोनॉमीज में पेंशन, हेल्थ केयर और एल्डरली केयर का खर्च लगातार बढ़ रहा है। तीसरा कारण एनर्जी और जियोपॉलिटिकल शॉक्स। गवर्नमेंट्स को एनर्जी सब्सिडी, फूड सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और सप्लाई चेन प्रोटेक्शन पर खर्च करना पड़ रहा है। चौथा कारण डिफेंस स्पेंडिंग। वार और जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान डिफेंस बजट फिर ग्रोथ का बड़ा कंपोनेंट बन रहे हैं। पांचवा कारण बदलता इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं। छठा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमजोर होता है, गवर्नमेंट्स रोड, रेलवे, पावर, डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से डिमांड क्रिएट करती हैं। लेकिन इसकी कीमत डेट है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में ग्लोबल फिस्कल डेफिसिट वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 5% था। ग्लोबल पब्लिक डेट जीडीपी का 93.9% तक पहुंच गया था
और वर्तमान ट्रैजेक्टरी पर 2029 तक 100% के आसपास पहुंचने का अनुमान है। मतलब दुनिया की गवर्नमेंट्स कलेक्टिवली जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उससे काफी ज्यादा खर्च कर रही है। ये अपने आप में गलत नहीं है। क्राइसिस में गवर्नमेंट डेफिसिट ही इकोनॉमी को डिप्रेशन में जाने से बचा सकता है, लेकिन डेफिसिट बोरोइंग भविष्य की इनकम पर एक क्लेम होता है, और वो भी आज की तारीख में। आज गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट करती है, कल उसी डेट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर बोरोड पैसा प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो फ्यूचर इकोनॉमी डेट को कैरी कर सकती है, लेकिन अगर बोरोड पैसा केवल टेम्पररी पॉलिटिकल कंजम्पशन, इनएफिशिएंट सब्सिडी या इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में चला गया तो जीडीपी आज बढ़ती है और फिस्कल प्रॉब्लम कल बढ़ती है। अब जॉब्स का सवाल। यह कहना कि दुनिया में बिल्कुल जॉब्स नहीं है फैक्चुअल रूप से गलत है। आईएलओ का अनुमान है कि 2026 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 4.9% के आसपास स्थिर रह सकती है, लेकिन यही हेडलाइन पूरी कहानी छिपाती भी है। आईएलओ के ब्रॉडर मेजर के अनुसार 2026 में करीब 408 मिलियन लोग ऐसे हो सकते हैं जो पेड वर्क चाहते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा। लगभग 2.1 बिलियन वर्कर्स इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं। करीब 300 मिलियन वर्कर्स एक्सट्रीम वर्किंग पॉवर्टी में बने हुए हैं। आईएलओ का साफ निष्कर्ष है, हेडलाइन एम्प्लॉयमेंट रेजिलिएंट दिखाई देता है, लेकिन जॉब क्वालिटी में प्रोग्रेस रुक गई है और रियल वेज तथा लेबर इनकम पैंडेमिक और इन्फ्लेशन शॉक से पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। यहां डिफरेंस समझिए, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक चीज नहीं है। एक व्यक्ति सप्ताह में 2 दिन गिग वर्क कर रहा है, पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स में वो एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या वो रेंट दे सकता है? क्या वो हेल्थ इमरजेंसी संभाल सकता है? क्या वो होम लोन ले सकता है? क्या वो फैमिली शुरू करने का कॉन्फिडेंस रखता है? क्या उसके पास रिटायरमेंट सिक्योरिटी है? अगर जवाब नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नंबर इकोनॉमी की क्वालिटी नहीं बताता। आज कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉय की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स रखती हैं। परमानेंट रोल की जगह कंसल्टेंट, सैलरी की जगह इंसेंटिव, ऑफिस स्टाफ की जगह ऐप बेस्ड गिग वर्कर, एंट्री लेवल एम्प्लॉय की जगह ऑटोमेशन। एक जॉब मौजूद है लेकिन करियर एब्सेंट है, और जब करियर एब्सेंट होता है तो कंजम्पशन कॉन्फिडेंस भी एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति केवल आज की इनकम देखकर घर, कार या एजुकेशन लोन नहीं लेता। वो अगले 10 साल की इनकम विजिबिलिटी देखकर डिसीजन करता है। अमेरिका का ही उदाहरण से देख लें कि प्राइवेट इकोनॉमी मजबूत है या फिस्कल सपोर्ट पर निर्भर। अमेरिका को केवल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमी कहना सही नहीं होगा। वहां हाउस होल्ड कंजम्पशन अभी भी बढ़ रही है। मई 2026 में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉमिनल टर्म्स में 0.7% बढ़ी। उसी महीने डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी 0.7% बढ़ी। यूएस लेबर मार्केट भी कोलैप्स नहीं हुआ है। जून 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% थी और मई में लगभग 7.6 मिलियन जॉब्स ओपनिंग दर्ज की, लेकिन वार्निंग साइंस भी हैं। जून में नॉन फॉर्म पेरोल ग्रोथ केवल 57,000 रही और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 61.5% तक गिर गई। करीब 6 मिलियन ऐसे लोग लेबर फोर्स से बाहर थे जो जॉब चाहते थे। मतलब जॉब्स हैं लेकिन मोमेंटम कमजोर है। कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन भी ऊंची है। हेडलाइन स्पेंडिंग में इंक्रीज का कुछ हिस्सा लोगों द्वारा ज्यादा वस्तुएं खरीदने के कारण नहीं, उन्हीं वस्तुओं के लिए ज्यादा प्राइस देने के कारण भी हो सकता है। मई 2026 में हेडलाइन में पीसीई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन 4.1% और कोर पीसीई इन्फ्लेशन 3.4% दर्ज हुई। आज यूएस ग्रोथ को 3 बड़े इंजन सपोर्ट कर रहे हैं: कंज्यूमर स्पेंडिंग, एआई और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 2026 की पहली तिमाही में यूएस जीडीपी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग चारों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। इसलिए यह कहना टेक्निकली गलत होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बचाया, लेकिन यह भी सच है
कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने स्लोडाउन को कुशन किया। अब डेट देखिए, आईएमएफ के 2026 यूएस असेसमेंट में फेडरल फिस्कल डेफिसिट 2026 के लिए जीडीपी का लगभग 6.1% और पब्लिक डेट लगभग जीडीपी का लगभग 100.6% प्रोजेक्टेड था। यह नॉर्मल बूम टाइम फिस्कल पोजीशन नहीं है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, अनएम्प्लॉयमेंट लो है और फिर भी डेफिसिट 6% के आसपास है, तो लेजिटिमेट सवाल उठता है, सरकार रिसेशन आने पर स्टिमुलस कहां से देगी? अमेरिका अभी रिसेशन में नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ, प्राइवेट डिमांड, टेक्नोलॉजी बूम और अनयूजुअली लार्ज फिस्कल डेफिसिट के मिश्रण पर टिकी है। इसमें से कोई एक पिलर अगर टूटे तो बाकी दो पर प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है। यूरोप की कहानी अलग है। वहां जीडीपी ठहरी हुई है, लेकिन वेलफेयर स्टेट चल रहा है। यूरो एरिया जीडीपी 2026 की पहली तिमाही में प्रीवियस क्वार्टर से 0.2% नीचे रही। हाउस होल्ड कंजम्पशन ने थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन ब्रॉडर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में चली गई। एम्प्लॉयमेंट फिर भी 0.1% बढ़ा। मई 2026 में यूरो एरिया अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 6.2% थी। हिस्टोरिकल कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं। रिटेल ट्रेड भी अप्रैल की गिरावट के बाद मई में 0.2% बढ़ी। मतलब यूरोप में मास अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ग्रोथ बहुत कमजोर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लगिश है, पॉपुलेशन एजिंग है, एनर्जी कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है, प्रोडक्टिविटी चैलेंज है और पब्लिक स्पेंडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल निभा रही है। 2026 की पहली तिमाही में यूरो एरिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगभग जीडीपी के 50.2% के बराबर था और फिस्कल डेफिसिट करीब जीडीपी का 3.1% था। ध्यान रखिए, 50% एक्सपेंडिचर शेयर का अर्थ यह नहीं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी का आधा आउटपुट स्वयं प्रोड्यूस कर रही है। इसमें पेंशन, हेल्थ केयर, सोशल ट्रांसफर्स और दूसरी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पेमेंट्स भी शामिल हैं। लेकिन यह स्केल दिखाता है कि यूरोपियन हाउस होल्ड इकोनॉमी पब्लिक सिस्टम से कितनी डीपली कनेक्टेड हैं। अगर पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, हेल्थ केयर रीइंबर्समेंट, पब्लिक सैलरी और एनर्जी रिलीफ ये सब एक साथ कम कर दिए जाएं, तो कंजम्पशन शार्पली गिर सकती है। इसलिए यूरोप के संदर्भ में यह कहना उचित होगा, प्राइवेट इकोनॉमी पूरी तरह डेड नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर है और शॉक एब्जॉर्बर हटेगा तो कार केवल अनकंफर्टेबल नहीं होगी, कई देशों में यह रोड से उतर भी सकती है। इसी तरह चाइना को देखें तो ग्रोथ है, लेकिन कंज्यूमर कहां है? यह शायद इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण केस है। चाइना ने 2025 में 5% ग्रोथ दर्ज की, लेकिन आईएमएफ के अनुसार इस ग्रोथ को स्ट्रांग एक्सपोर्ट्स और पॉलिसी स्टिमुलस ने सपोर्ट किया, जबकि प्राइवेट डोमेस्टिक डिमांड कमजोर रही। प्रॉपर्टी स्लोडाउन, वीक सोशियो सेफ्टी नेट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने हाउस होल्ड को ज्यादा सेफ और कम स्पेंड करने के लिए प्रेरित किया। आईएमएफ 2026 में चाइनीज ग्रोथ को लगभग 4.5% देख रहा है और कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल की आवश्यकता पर जोर देता है। 2026 की फर्स्ट हाफ के ऑफिशियल चाइनीज डेटा और ज्यादा अनकंफर्टेबल पिक्चर देते हैं। फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट 5.7% गिरा, नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट 8.5% गिरा, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट 1.2% और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 2.4% नीचे रही। जून 2026 में रिटेल सेल्स की एनुअल ग्रोथ सिर्फ 1% थी। यहां सबसे महत्वपूर्ण नंबर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का है। जब प्राइवेट बिजनेस भविष्य पर कॉन्फिडेंट होता है, वो फैक्ट्री बनाता है, ऑफिस खोलता है, मशीनरी खरीदता है, लोगों को हायर करता है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रही हो और स्टेट पॉलिसी स्टिमुलस के बावजूद कंजम्पशन वीक हो, तो इसका अर्थ है इकोनॉमी उत्पादन कर सकती है, लेकिन हाउस होल्ड डिमांड उस प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। चाइना की पुरानी ग्रोथ मशीन थी प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स। अब प्रॉपर्टी संकट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्जिनल रिटर्न कम हो रहा है, दुनिया एक्सपोर्ट्स के खिलाफ टैरिफ बैरियर्स खड़ी कर रही है और हाउस होल्ड
पर्याप्त कंजम्पशन नहीं कर रहे। ऐसे में गवर्नमेंट और स्टेट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट को बार बार इंजन चालू रखना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी इकॉनमी हमेशा ही पुल, हाईवे, एम्प्टी इंडस्ट्रियल पार्क या एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से कंजम्पशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। आखिर में तो प्रोडक्शन को इनकम बनना पड़ता है, इनकम को हाउस होल्ड तक पहुंचना पड़ता है और हाउस होल्ड को फ्यूचर पर भरोसा करके स्पेंड करना पड़ता है। चाइना की प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसके पास ग्रोथ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ का ट्रांसमिशन हाउस होल्ड तक कमजोर है। अब बात करते हैं इंडिया की। क्या हमारी ग्रोथ भी गवर्नमेंट कैपेक्स पर टिकी है? भारत को गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाली इकोनॉमी कहना फैक्चुअली तो गलत होगा। नई जीडीपी सीरीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% एस्टिमेट की गई और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर तथा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों की रियल ग्रोथ 7% से ज्यादा रही। इकोनॉमिक सर्वे की डिमांड साइड कंपोजिशन में प्राइवेट कंजम्पशन का शेयर नॉमिनल जीडीपी का लगभग 61.5% था। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन का शेयर लगभग 9.9% और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का शेयर 30% था। मतलब इंडिया की इकोनॉमी में हाउस होल्ड कंजम्पशन अभी सबसे बड़ा इंजन है। इसलिए यह कहना कि सरकार खर्च बंद कर दे तो पूरा इंडियन जीडीपी गायब हो जाएगा पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन पब्लिक कैपेक्स का रोल बड़ा है। रोड, रेलवे, डिफेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग डिमांड को सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम तब पैदा होगी जब गवर्नमेंट कैपेक्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करने की बजाय उसका परमानेंट सब्स्टिट्यूट बन जाए। गवर्नमेंट रोड बनाए और उसके आसपास फैक्ट्री, वेयरहाउस और बिजनेस आए तो स्पेंडिंग प्रोडक्टिव है। लेकिन गवर्नमेंट हर साल कंस्ट्रक्शन करती रहे लेकिन प्राइवेट कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंशन न करें तो ग्रोथ पब्लिक टेंडर पर डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया के लिए दूसरी वार्निंग कंजम्पशन की क्वालिटी है। कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन क्या वो ब्रॉड बेस्ड वेज ग्रोथ से बढ़ रही है या टॉप इनकम हाउस होल्ड्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिट, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स और इन्फ्लेशन एडजस्टेड एसेंशियल्स से? ओईसीडी का जून 2026 आउटलुक हायर इन्फ्लेशन के कारण प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ में स्लोडाउन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ तथा लेबर पार्टिसिपेशन में वीकनेस की आशंका जताता है। यानी टेक्निकली इंडिया रिसेशन में नहीं है, कंजम्पशन कोलैप्स भी नहीं हुआ है, लेकिन जॉब्स और वेज ट्रांसमिशन को इग्नोर करके केवल जीडीपी सेलिब्रेट करना खतरनाक होगा। क्योंकि 7% जीडीपी ग्रोथ और 3% हाउस होल्ड इनकम ग्रोथ लंबे समय तक एक साथ नहीं चल सकते। आखिर में कंज्यूमर वही खर्च करेगा जो वो कमाता है या कुछ समय के लिए वही खर्च करेगा जो बैंक उसे उधार देता है। सवाल यह भी लाजमी है कि कंजम्पशन ग्रोथ दिखाई क्यों नहीं दे रही? अगर ऑफिशियल डेटा में कंजम्पशन कई जगह पॉजिटिव है तो लोगों को मार्केट इतना वीक क्यों लगता है? पहला कारण, इन्फ्लेशन लेवल इफेक्ट। महंगाई की रेट कम होने का अर्थ प्राइसेस कम होना नहीं है। अगर पिछले 3 साल में किसी चीज की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 130 हुई और इस साल इन्फ्लेशन 3% रह गई तो प्राइस 100 रुपए पर वापस नहीं आती, वो 134 के आसपास चली जाती है। हेडलाइन तो कहती है इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड, हाउस होल्ड कहता है मेरी परचेजिंग पावर परमानेंटली कम हो गई। दूसरा कारण, हाउसिंग कॉस्ट। रेंट, ईएमआई और प्रॉपर्टी प्राइसेज हाउस होल्ड इनकम का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। घर की कीमत जीडीपी में असेट प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए वही प्राइस इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है। तीसरा कारण, इनइक्वालिटी। अगर लग्जरी कार्स, प्रीमियम ट्रेवल और हाई एंड हाउसिंग की कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़े लेकिन मास मार्केट क्लोथिंग, टू व्हीलर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग कमजोर रहे तो एग्रीगेट कंजम्पशन
पॉजिटिव दिख सकती है, लेकिन मेजॉरिटी कंज्यूमर्स रिसेशन जैसा महसूस करेंगे। चौथा कारण, डेट। क्रेडिट कंजम्पशन को फ्यूचर से प्रेजेंट में लाता है। आज कार खरीदी जाती है, अगले 7 साल इनकम का हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। आज क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जीडीपी बढ़ाती है, कल इंटरेस्ट पेमेंट डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन घटाती है। पांचवा कारण, फियर। कंज्यूमर केवल इनकम से नहीं, कॉन्फिडेंस से स्पेंड करता है। अगर उसे लगता है जॉब्स जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या रिटायरमेंट सिक्योर नहीं है, तो वो बैंक बैलेंस होने के बावजूद स्पेंड नहीं करेगा। यही चाइना में प्रिकॉशनरी सेविंग का बड़ा कारण है और यही डेवलप्ड वर्ल्ड में भी दिखाई देता है। इकॉनमी फॉर्मली एक्सपैंड कर रही होती है, लेकिन हाउस होल्ड साइकोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्शन में जी रहा होता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कल बंद हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स एक साथ फैसला करती हैं, डेफिसिट बंद, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बंद, सब्सिडीज कम, डिफेंस ऑर्डर्स कम, पब्लिक रिक्रूटमेंट फ्रीज, पेंशन और वेलफेयर ग्रोथ फ्रीज। क्या होगा? पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावित होंगे, फिर उनकी सप्लाई चेन, फिर स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वेंडर्स। इन कंपनीज की हायरिंग रुकेगी, कई जगह ले ऑफ्स होंगे, हाउस होल्ड इनकम घटेगी, कंजम्पशन कम होगी, रिटेल और सर्विसेज प्रभावित होंगे, टैक्स कलेक्शन गिरेगी। फिर गवर्नमेंट का डेफिसिट अपेक्षा के अनुसार कम होने की बजाय रेवेन्यू गिरने के कारण दोबारा बढ़ सकता है। इसे फिस्कल मल्टीप्लायर का प्रैक्टिकल इफेक्ट कह सकते हैं। इसलिए वीक इकोनॉमी में अचानक फिस्कल ऑस्टेरिटी रिसेशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गवर्नमेंट को हमेशा अनलिमिटेड बोरोइंग करते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पब्लिक स्पेंडिंग प्राइवेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी खड़ी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कॉस्ट घटाए, एजुकेशन वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, हेल्थ केयर हाउस होल्ड रिस्क कम करे, रिसर्च नई टेक्नोलॉजी पैदा करे, सोशल सिक्योरिटी कंज्यूमर को प्रीकॉशनरी फियर से बाहर निकाले। तभी गवर्नमेंट डिमांड धीरे धीरे प्राइवेट डिमांड को पैटर्न पास कर सकती है। अगर पैटर्न पास नहीं हुआ तो हर साल सरकार को और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और हर साल डेट बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, ये फिस्कल डिपेंडेंसी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी है या बुरी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आइडियोलॉजिकल तरीके से नहीं देखा जा सकता है। हर पब्लिक स्पेंडिंग सोशलिज्म नहीं है, हर प्राइवेट स्पेंडिंग प्रोडक्टिव भी नहीं है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोडक्टिव हो सकता है, एक अननेसेसरी स्टैच्यू इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो सकता है, एक प्राइवेट फैक्ट्री प्रोडक्टिव हो सकती है, एक स्पेकुलेटिव लग्जरी टावर कैपिटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए सवाल स्पेंडिंग करने वाले की आइडेंटिटी नहीं है, सवाल स्पेंडिंग की क्वालिटी है। 1 रुपए की गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4 प्रकार की हो सकती है। पहला, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, रोड, रेलवे, इरिगेशन, डिजिटल नेटवर्क, हेल्थ और एजुकेशन। दूसरी, नेसेसरी सोशल प्रोटेक्शन, फूड सपोर्ट, पेंशन, डिसेबिलिटी असिस्टेंस और अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ। तीसरी, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, रिसेशन या डिजास्टर के दौरान टेम्पररी सपोर्ट। चौथी, पॉलिटिकल कंजम्पशन, ऐसा खर्च जिसका प्रोडक्टिविटी वेलफेयर या लॉन्ग टर्म कैपेसिटी से सीमित संबंध हो, लेकिन इमीडिएट इलेक्टोरल विजिबिलिटी ज्यादा हो। पहली 3 कैटेगरीज इकोनॉमी को बचा सकती है, चौथी कैटेगरी डेट को बढ़ाकर फ्यूचर ग्रोथ कमजोर कर सकती है। इसी तरह डिफेंस स्पेंडिंग जीडीपी बढ़ाती है, लेकिन हर मिसाइल हाउस होल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाती। नेचुरल डिजास्टर के बाद रिकंस्ट्रक्शन
जीडीपी बढ़ाता है, लेकिन कोई देश इसलिए अमीर नहीं हुआ क्योंकि पहले उसकी प्रॉपर्टी नष्ट हुई और फिर दोबारा बनाई गई। जीडीपी एक्टिविटी मापती है, हर बार वेलफेयर नहीं। यही कारण है कि केवल हेडलाइन जीडीपी हमें इकोनॉमी की मोरल और सोशल क्वालिटी नहीं बताती। इसे मैं कहता हूं फिस्कलाइज्ड स्टैग्नेशन, जो आज दुनिया भर में दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से आज दुनिया के बड़े हिस्से को केवल रिसेशन या एक्सपेंशन के बाइनरी में समझना पर्याप्त नहीं है। इसे एक तरह की फिस्कलाइज्ड स्टैग्नेशन के तौर पर देखना बेहतर है। हालांकि यह कोई एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक मेट्रिक नहीं है। इसका अर्थ है हेडलाइन जीडीपी पॉजिटिव है, लेकिन अंडरलाइंग प्राइवेट डिमांड कमजोर है। गवर्नमेंट डेफिसिट बड़ा है, पब्लिक डेट बढ़ रहा है। जॉब क्वांटिटी स्टेबल है, लेकिन जॉब क्वालिटी कमजोर है। असेट प्राइसेज ऊपर हैं, लेकिन रियल हाउस होल्ड अफोर्डेबिलिटी नीचे है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बूम कर रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हायरिंग वीक है। कंजम्पशन मौजूद है, लेकिन वो अनइक्वल, क्रेडिट सपोर्टेड और इन्फ्लेशन डिस्टॉर्टेड है। ये क्लासिक रिसेशन नहीं है, लेकिन ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ये ऐसी इकॉनमी है जिसमें सरकार एक्सेलरेटर दबाए हुए है, जबकि प्राइवेट इंजन मिसफायर कर रहा है। कार चल रही है, लेकिन ड्राइवर का पैर हटते ही स्पीड कितनी बचेगी किसी को पता नहीं। किन इंडिकेटर्स से सच का पता चलेगा? अगर हमें जानना है कि इकॉनमी सचमुच हेल्दी है या गवर्नमेंट सपोर्ट पर निर्भर, तो केवल जीडीपी नहीं देखनी चाहिए। हमें देखना होगा रियल प्राइवेट कंजम्पशन पर कैपिटा। क्या इन्फ्लेशन एडजस्ट करने और पॉपुलेशन ग्रोथ हटाने के बाद हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ रही है? रियल मीडियन वेज, एवरेज सैलरी नहीं, बीच के वर्कर की परचेजिंग पावर। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट कम है क्योंकि जॉब्स बढ़ी या लोग लेबर फोर्स छोड़कर चले गए। प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी देखना होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाहर बिजनेसेस भविष्य पर कितना पैसा लगा रहे हैं। स्मॉल बिजनेस फॉर्मेशन और क्लोजर्स, केवल टॉप लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट्स इकोनॉमी नहीं है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, क्या हर वर्कर ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है? हाउस होल्ड डेट सर्विस बर्डन, इनकम का कितना हिस्सा इंटरेस्ट और ईएमआई में जा रहा है? फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू ओल्ड डेट का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउडिंग कर रहा है? अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ खर्च किया और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने 3 लाख करोड़ लगाया, तो पब्लिक स्पेंडिंग ने इंजन स्टार्ट किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ लगाया और प्राइवेट सेक्टर पीछे हट गया, तो गवर्नमेंट केवल स्टॉल्ड इंजन को टो कर रही है। अब वापस कहानी के शुरुआत के कैरेक्टर राहुल के पास आते हैं। उसकी कंपनी हायरिंग नहीं कर रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, ईएमआई महंगी है, लेकिन जीडीपी पॉजिटिव है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, क्योंकि जीडीपी इकोनॉमी का टोटल है, राहुल इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन महसूस करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिसेशन को रोक सकती हैं, जॉब्स बचा सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट परमानेंट कंज्यूमर नहीं बन सकती, परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं बन सकती, परमानेंट बॉलोअर भी नहीं बन सकती। आखिर में इकोनॉमी को 3 चीजों पर टिकना होगा: प्रोडक्टिव जॉब्स, राइजिंग रियल हाउस होल्ड इनकम और प्रॉफिटेबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर जॉब्स क्वालिटी नहीं देती तो कंजम्पशन क्रेडिट पर टिकेगी। अगर इनकम नहीं बढ़ती तो कंपनीज डिमांड के अभाव में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डेट से बढ़ती रही तो इंटरेस्ट कॉस्ट फ्यूचर स्पेंडिंग को खा जाएगी, और फिर एक दिन सरकार के पास 2 विकल्प बचेंगे: टैक्स बढ़ाओ या एक्सपेंडिचर काटो। दोनों कंजम्पशन पर चोट करेंगे। इसलिए सवाल यह नहीं है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमी के लिए जरूरी है या नहीं, वो तो जरूरी है, लेकिन असली सवाल है क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग
इकॉनमी को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है या उसे हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठा रही है? आज दुनिया ऑफिशियल रिसेशन में नहीं है। अमेरिका में कंजम्पशन और जॉब्स पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुई। यूरोप में लेबर मार्केट अभी भी रिलेटिवली स्टेबल है। चाइना भी ग्रो कर रहा है। इंडिया भी कहने को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में बना हुआ है। लेकिन इन हेडलाइंस के नीचे एक कॉमन वीकनेस दिखाई देती है। हाउस होल्ड्स इनसिक्योर हैं, जॉब क्वालिटी कमजोर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनइवन है, गवर्नमेंट डेफिसिट में है और डेट तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मेरा निष्कर्ष यह है, दुनिया रिसेशन में नहीं है, लेकिन दुनिया नॉर्मल प्रॉस्पेरिटी में भी नहीं है। हम एक ऐसी लो क्वालिटी ग्रोथ में हैं जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्लाइन को रोक रही है, लेकिन हर जगह ड्यूरेबल प्रॉस्पेरिटी पैदा नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट पैसा खर्च करके समय खरीद सकती है, डिमांड खरीद सकती है, एम्प्लॉयमेंट बचा सकती है, मार्केट को लिक्विडिटी दे सकती है, लेकिन सरकार हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस नहीं खरीद सकती। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब वर्कर को नौकरी की सिक्योरिटी मिलेगी, जब सैलरी इन्फ्लेशन से तेज बढ़ेगी, जब हाउस होल्ड डेट घटेगा, जब स्मॉल बिजनेस को कस्टमर मिलेगा, जब प्राइवेट कंपनी सब्सिडी के लिए नहीं, जेन्युइन डिमांड के लिए फैक्ट्री लगाएगी। उस दिन हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग हटाकर रिसेशन टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक इकोनॉमी की ताकत बजट स्पीच में नहीं, लोगों की इनकम, कंजम्पशन और भविष्य के भरोसे में दिखाई देगी। और जिस इकोनॉमी में जीडीपी बढ़े लेकिन आम आदमी भविष्य से डरता रहे, उसे टेक्निकली रिसेशन ना कहें तो भी वो प्रॉस्पेरिटी तो बिल्कुल नहीं है। आप इसे अपने हाउस होल्ड फाइनेंस की हकीकत से बेहतर समझ सकते हैं। शुक्रिया।